15वीं सदी का समय है। घने जंगल के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा होता है। तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीख पुकार हर तरफ सुनाई दे रही होती है। तभी एक ताकतवर योद्धा दर्द से चिल्लाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वो जमीन पर पड़ा एक रहस्यमय हेलमेट उठाता है और उसे पहनकर फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी अचानक दृश्य बदल जाता है। असल में ये सब एक सपना था जो एन नाम की लड़की चर्च में देख रही होती है। चर्च के अंदर केवल औरतें बैठी होती हैं, क्योंकि गांव के सभी पुरुष उस समय सिविल वॉर में लड़ने गए हुए हैं। मास खत्म होने के बाद एन अपनी सास मॉर्विन के साथ बाहर निकलती है। वहाँ मॉर्विन एक गर्भवती महिला से बड़ी मिठास के साथ बात करने लगती है। वो उसके पेट और हाथ को छूकर उसे शुभकामनाएं देती है, जैसे वो सच में उसकी खुशी चाहती हो, लेकिन असल में वो सिर्फ उसका भरोसा जीत रही होती है। मौका मिलते ही वो चुपके से उस महिला के हाथ से उसका कंगन चुरा लेती है। घर लौटते समय एन उससे पूछती है कि क्या उस महिला को अपने कंगन के गायब होने का पता चलेगा। इस पर मॉर्विन बेपरवाही है कहती है कि उसके पास वैसे भी बहुत गहने होंगे, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं है। दोनों जब जंगल के रास्ते से गुजर रही होती हैं, तभी एन को अचानक कोई आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो दूर से एक रहस्यमय घुड़सवार धीरे धीरे उनकी तरफ आता दिखाई देता है। एन कुछ देर तक उसे घूरती रहती है, लेकिन मॉर्विन उसे आवाज देकर आगे चलने को कहती है और दोनों घर की तरफ बढ़ जाती हैं। घर पहुंचकर एन अपने छोटे से बगीचे में कुछ बीज बोने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। वो जल्दी से उसे धोकर छिपाने की कोशिश करती है ताकि मॉर्विन को पता न चले। उसके बाद वो रात का खाना बनाती है। उनके पास ज्यादा खाना नहीं होता, इसलिए वो सिर्फ एक साधारण सा स्ट्यू तैयार करती है। मॉर्विन के दांत काफी खराब हो चुके होते हैं और उसे खाना चबाने में दिक्कत होती है, इसलिए एन खुद खाना चबाकर कटोरे में थूक देती है ताकि मॉर्विन उसे आसानी से खा सके। कुछ देर बाद मॉर्विन सो जाती है। तब एन बर्तन में बचा हुआ थोड़ा सा खाना चुपचाप खुद खा लेती है। फिर वो भी सोने चली जाती है, लेकिन उसे अपनी सास के साथ ही बिस्तर शेयर करना पड़ता है। नींद में उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। वो 2 लड़कों के साथ जंगल में खेला करती थी। वे अक्सर समुद्र के किनारे भी जाते थे, जहाँ एक बार वो पानी में गिर गई थी। अगली सुबह मॉर्विन बाजार जाती है। वो चोरी किया हुआ कंगन और बगीचे में उगी सब्जियां बेचने की कोशिश करती है। इधर एन को फिर एक सपना आता है। वो देखती है कि उसका पति शैमस युद्ध से वापस घर लौट आया है, लेकिन अचानक वो घुटनों के बल गिर जाता है, अपना सिर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगता है और एन से मदद मांगता है। उसी समय मॉर्विन उसे जगा देती है और उसका सपना टूट जाता है। जब एन देखती है कि मॉर्विन कुछ खाना लेकर आई है तो वो खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो प्याज काटती है उसे पता चलता है कि वो पूरी तरह सड़ा हुआ है। मॉर्विन गुस्से में उसे जमीन पर फेंक देती है। फिर भी वो एन से कहती है कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं जब तक एन उसके साथ है। ये सुनकर एन रोने लगती है। मॉर्विन उसे समझाती है कि उसे भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ समय बाद एन पानी लेने के लिए समुद्र किनारे जाती है। वहाँ वो एक मछुआरे को अपने नाव के पास गाते हुए देखती है। पास जाकर वो पहचानती है कि वो उसका बचपन का दोस्त यागो है। एन सोचती है कि शायद युद्ध खत्म हो गया है, इसलिए यागो वापस आ गया है, लेकिन यागो कहता है कि युद्ध सिर्फ उसके लिए खत्म हुआ है। जब एन अपने पति शेमस के बारे में पूछती है तो यागो का चेहरा अचानक उदास हो जाता है। बाद में दोनों औरतें यागो को खाना खिलाती हैं और फिर से शेमस के बारे में पूछती हैं। यागो बताता है कि युद्ध कितना भयानक था। हर जगह मौत, खून और यातना का मंजर था। वो खुद एक मछुआरा था, सैनिक नहीं। उसे समझ नहीं आता था कि इंसान इंसान को क्यों मार रहे हैं। एक रात उसने और शेमस ने फैसला किया कि वे युद्ध से भागकर अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। मॉर्विन जिद करके पूछती है कि शेमस के साथ क्या हुआ। तब यागो बताता है कि उन लुटेरों ने शेमस की गर्दन को पेट तक चीर दिया। ये सुनते ही एन पूरी तरह टूट जाती है। यागो उसे सांत्वना देने के लिए धीरे से उसके घुटने पर हाथ रखता है। उसके बाद एन जंगल में अकेले जाकर रोने लगती है। वहाँ उसे अपने बचपन की झलक दिखाई देती है, जब वो उन्हीं लड़कों के साथ खेला करती थी। उसी समय दूर से वही रहस्यमय घुड़सवार फिर दिखाई देता है। उस रात मॉर्विन सोचती रहती है कि अब आगे उनका क्या होगा। दुख से भरी वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाती है। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक नाव टूटकर किनारे आ लगती है। उसमें से एक युवा आदमी किसी तरह बाहर निकलकर रेत पर गिर जाता है। आसपास उसके साथियों की लाशें पड़ी होती हैं। तभी अचानक मॉर्विन उसके पीछे से आती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छुरा मारकर मार डालती है। फिर वो एन को बुलाती है ताकि वे उस आदमी के पास मौजूद पैसे और कीमती सामान ले सकें। ये सब देखकर एन डर और सदमे में पड़ जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है, लेकिन मॉर्विन ऐसा दिखाती है जैसे वो आदमी बाकी लोगों की तरह समुद्र में डूबकर मरा हो। बाद में मॉर्विन वो सारा सामान बाजार में बेच देती है। काफी समय बाद पहली बार दोनों को अच्छा खाना नसीब होता है, लेकिन अगली सुबह जब एन बगीचे में काम कर रही होती है तो वो फिर से दूर खड़े उसी रहस्यमय घुड़सवार को उसे घूरते हुए देखती है। डरकर वो तुरंत घर के अंदर भाग जाती है और खिड़की से उसे देखने लगती है। जब वो ये बात मॉर्विन को बताती है तो मॉर्विन कहती है कि शायद वो सिर्फ उसका भ्रम है। कुछ देर बाद जब एन चर्च जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे यागो मिल जाता है, लेकिन वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। यागो उसके पीछे चलता है और कहता है कि उसे अकेले नहीं चलना चाहिए।
एन जवाब देती है कि उसे किसी दूसरे आदमी के साथ चलना शोभा नहीं देता क्योंकि उसका पति है। इस पर यागो उसे याद दिलाता है कि उसका पति अब मर चुका है। मास्क खत्म होने के बाद यागो उसे घर तक छोड़ने आता है। वो मॉर्विन से दोस्ती से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्विन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो तुरंत एन को अंदर ले जाती है। यागो जाते जाते धीरे से मॉर्विन के बारे में बुरा भला कहता है। घर के अंदर खाना बनाते समय एन मॉर्विन से कहती है कि उसे यागो कभी पसंद नहीं था। बचपन से ही उसके अंदर जलन और ईर्ष्या भरी हुई थी। मॉर्विन को हमेशा याद रहता है कि बचपन में यागो जब भी शेमिस के पीछे पीछे चलता था, उसके चेहरे पर अजीब सी जलन और गुस्सा दिखाई देता था। उसे लगता है कि यागो आज भी वैसा ही लालची और खतरनाक इंसान है, लेकिन एन उसकी बात से सहमत नहीं होती। वो यागो का बचाव करते हुए कहती है कि वो उसका पुराना दोस्त है, बहुत पहले से, जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मॉर्विन ये सुनकर सख्त लहजे में कहती है कि एन को उसकी बात माननी चाहिए और हमेशा उसके साथ ही रहना चाहिए। उसके अनुसार ये दुनिया खतरों से भरी है और अगर एन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो सीधे नरक में जाएगी। इसके बाद जब भी एन शहर की तरफ जाती है, यागो अक्सर रास्ते में उसका इंतजार करता मिलता है। दोनों चोरी छिपे साथ साथ चलते हैं ताकि किसी को पता न चले। उधर जंगल के अंदर वही रहस्यमयी घुड़सवार अब भी दिखाई देता रहता है। वो धीरे धीरे जंगल के रास्तों पर घूमता रहता है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। एक दोपहर जब एन घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि मॉर्विन ने रास्ते में मिले एक पादरी को घर बुला लिया है। अब एन को मजबूरन देखना पड़ता है कि वो आदमी उनके घर का आखिरी बचा हुआ खाना खा रहा है। खाना खत्म होने के बाद वो पादरी उनकी मेहमान नवाजी के बदले कुछ चीजें दिखाता है। वो बताता है कि उसने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान कई पवित्र अवशेष और सुंदर तावीज इकट्ठे किए हैं। एन उन चीजों को देखकर काफी प्रभावित होती है। वे सच में बहुत सुंदर और कीमती लगती हैं। तभी पादरी उन्हें बेचने की कोशिश करता है, मगर मॉर्विन साफ कह देती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। फिर वो बड़ी चालाकी से उससे पूछती है कि क्या किसी को पता है कि वो अपनी यात्रा से वापस लौट आया है। पादरी कहता है कि नहीं, किसी को अभी तक पता नहीं है। इतना सुनते ही मॉर्विन के चेहरे का भाव बदल जाता है। जब पादरी प्रार्थना करने के लिए सिर झुकाता है, उसी समय मॉर्विन अचानक पीछे से आती है और उसका गला काट देती है। ये सब देखकर एन बुरी तरह घबरा जाती है। वो कहती है कि वो आदमी तो भगवान का सेवक था, लेकिन मॉर्विन उसकी बात को तुरंत खारिज कर देती है। वो कहती है कि वो कोई सच्चा पादरी नहीं था, बल्कि एक ढोंगी था जो लोगों को धोखा देता था। मॉर्विन समझाती है कि अब वे उसकी सारी चीजें बेचकर पूरे सर्दियों के लिए खाना जुटा सकती हैं। इसके बाद दोनों मिलकर उस पादरी की लाश को घसीटकर घर से बाहर ले जाती हैं और नदी में फेंक देती हैं। एन घर वापस आकर फर्श से खून साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन खून का निशान पूरी तरह मिटता ही नहीं। उस रात मॉर्विन एन को उस पादरी के बारे में कई अफवाहें सुनाती है। वो कहती है कि लोग पहले से जानते थे कि वो औरतों के पीछे भागने वाला आदमी था, लेकिन फिर भी एन को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मॉर्विन उसे समझाती है कि उन्होंने वही किया जो जिंदा रहने के लिए जरूरी था। अगली सुबह मॉर्विन बाजार जाने के लिए निकल जाती है। जाते समय वो खून के धब्बे को एक जानवर की खाल से ढक देती है। उसी समय एन को बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उसे घूर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक उसके पीछे वही रहस्यमय घुड़सवार प्रकट हो जाता है। एक ही वार में वो उस बूढ़े आदमी को अपनी तलवार से मार देता है। ये देखकर एन डर के मारे चीख पड़ती है और भागने लगती है। घुड़सवार बस खामोशी से उसे भागते हुए देखता रहता है। भागते भागते एन रास्ते में गिर जाती है। तभी यागो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। एन उसे उस डरावने घुड़सवार के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन यागो कहता है कि उसने आसपास किसी को नहीं देखा। उसे लगता है कि शायद एन डर की वजह से वहम कर रही है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर उसे एहसास होता है कि एन मदद के लिए उसी को ढूंढने आई थी। ये सोचकर यागो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। एन कहती है कि उसे डर है कि अगर वो शैतानी घुड़सवार उसे छू लेगा तो वो नरक में चली जाएगी। यागो इस बात पर हंस पड़ता है। वो कहता है कि उसे मॉर्विन की डरावनी कहानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। असल नरक तो युद्ध के मैदान में होता है, जहाँ हजारों लोग खून बहाते हुए मरते हैं। फिर यागो अपने दिल की बात कह देता है। वो एन से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। वो उसे उसी जगह रात में मिलने के लिए कहता है जहाँ वे बचपन में खेला करते थे। उधर घर लौटते समय एन देखती है कि मॉर्विन महंगे कपड़े पहने हुए है और रानी की तरह खाना पीना कर रही है। अचानक एन की आंख खुल जाती है और उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक सपना था। असल में दोनों हमेशा की तरह एक ही बिस्तर पर सो रही होती हैं। रात गहराने के बाद एन चुपचाप उठती है। वो देखती है कि मॉर्विन गहरी नींद में सो रही है। ये मौका देखकर एन धीरे से घर से बाहर निकल जाती है। सड़क पर चलते हुए उसे बार बार घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद उसे यागो मिल जाता है। वो कहती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगले ही पल वो खुद यागो को चूम लेती है। दोनों वहीं जमीन पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह होने पर यागो एन से कहता है कि वो उसके साथ रहने आ जाए, लेकिन एन मना कर देती है। वो कहती है कि वो मॉर्विन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती।
यागो कहता है कि मॉर्विन धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देगी। इसके बाद एन घर लौटती है और चुपके से फिर बिस्तर में घुस जाती है, लेकिन मॉर्विन जाग रही होती है। वो एन से पूछती है कि वो कहाँ गई थी। एन झूठ बोलती है कि वो सिर्फ ताज़ी हवा लेने बाहर गई थी। मॉर्विन तुरंत भावनात्मक तरीके से उसे फंसाने लगती है। वो कहती है कि अगर एन उसे छोड़कर चली गई तो वो जी नहीं पाएगी। उसके अनुसार एन भगवान की तरफ से भेजी गई एक फरिश्ता है जो उसके बेटे की गैर मौजूदगी में उसकी देखभाल करने आई है। वो वादा करती है कि बदले में वो भी एन का ख्याल रखेगी। कुछ रातों बाद एक यात्री अपनी गाड़ी के साथ सड़क से गुजर रहा होता है। अचानक मॉर्विन सड़क पर खड़ी होकर उसका रास्ता रोक लेती है। वो आदमी पूछता है कि उसे क्या चाहिए। उसी समय मॉर्विन पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। फिर वो एन से कहती है कि उसके जेबों की तलाशी ले। वो खुद गाड़ी से काम की सारी चीजें निकालने लगती है। तभी एन को एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा मिलता है। उसे देखकर उसे उसी रहस्यमयी घुड़सवार की याद आ जाती है। उधर जंगल में वही रहस्यमयी घुड़सवार अपनी तलवार साफ कर रहा होता है। उसके दिमाग में पुराने खून खराबे वाले युद्धों की यादें घूम रही होती हैं। कुछ समय बाद चर्च में एन बार बार एक नई माँ को उसके छोटे बच्चे के साथ देखती रहती है। चर्च में प्रार्थना चल रही होती है, लेकिन एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है। आवाज इतनी तेज होती है कि सबका ध्यान वहीं चला जाता है। आखिरकार उस बच्चे की माँ उसे लेकर चर्च के बाहर चली जाती है। एन भी बाहर आती है और अपने पास रखा छोटा सा लकड़ी का घोड़ा उस बच्चे को दे देती है ताकि वो शांत हो जाए। दोपहर के समय यागो एन से मिलने उसके घर के पास आता है, लेकिन इस बार मॉर्विन ही बाहर निकलकर उससे बात करती है। यागो साफ साफ कह देता है कि वो सिर्फ एन से मिलने आया है और अंदर जाना चाहता है, मगर मॉर्विन उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है और उसे अंदर नहीं जाने देती। यागो कहता है कि एन को जिंदगी में दूसरी बार शादी करने और अपना परिवार बसाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन मॉर्विन कहती है कि शादी और परिवार ने उसकी अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख दिया है, इसलिए वो एन को उसी दर्द से बचाना चाहती है। जब यागो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मॉर्विन अचानक चाकू निकालकर उसे धमकाती है। यागो गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि वो एन का इंतजार करेगा। फिर वो वहां से चला जाता है। घर के अंदर लौटकर मॉर्विन देखती है कि एन रो रही है। वो उसे गले लगाकर समझाने लगती है और भगवान के नियमों की याद दिलाती है। कुछ समय बाद एन चर्च जाती है और वर्जिन मैरी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती है। वो कहती है कि उसका दिल दो हिस्सों में बट गया है, एक तरफ उसकी जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ उसकी अपनी इच्छाएं। उसे लगता है कि ये बहुत अन्याय है कि उसे जिंदगी में वो चीजें नहीं मिल रही जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। उस शाम वो एक खास तरह की चाय बनाती है। ये चाय पीने के बाद मॉर्विन बहुत गहरी नींद में सो जाती है। फिर एन अपना सादा और सख्त हेयर स्टाइल बदलकर थोड़ा सुंदर बना लेती है। इसके बाद वो चुपके से घर से निकल जाती है। बाहर यागो उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। यागो कुछ मजेदार किस्से सुनाता है और दोनों हंसने लगते हैं। फिर वे वैसे ही एक दूसरे का पीछा करते हुए खेलने लगते हैं जैसे बचपन में किया करते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका खेल प्यार में बदल जाता है और वे फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उधर घर पर मॉर्विन की नींद खुल जाती है। जब वो देखती है कि एन घर में नहीं है तो वो उसे ढूंढने बाहर निकलती है। उसी समय उसे दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत छिप जाती है और अपने हाथ में चाकू कसकर पकड़ लेती है। कुछ ही पल बाद वही रहस्यमयी घुड़सवार वहां आ पहुंचता है। मॉर्विन की नजर उसके कमर पर लटकी सिक्कों की थैली पर जाती है जिस पर फूल का निशान बना होता है। घुड़सवार घर के दरवाजे तक आता है और उसे छूता है, लेकिन किसी वजह से अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता और वापस मुड़ जाता है। मॉर्विन चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखती है कि घुड़सवार अचानक घुटनों के बल गिर जाता है। उसी समय उसे पास ही एन और यागो दिखाई देते हैं जो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। ये देखकर मॉर्विन हैरान रह जाती है। घुड़सवार उठने की कोशिश करता है और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन दर्द के कारण बार बार गिर जाता है। मॉर्विन इस मौके का फायदा उठाती है और पीछे से उस पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन वो वार उसे तुरंत नहीं मार पाता। घुड़सवार जमीन पर गिरकर रेंगते हुए दूर जाने की कोशिश करता है। आखिरकार वो एक छोटी ढलान से लुढ़ककर नीचे बहते पानी के पास जा गिरता है। मॉर्विन तेजी से उसके पास पहुंचती है और उसका गला दबाकर तब तक पकड़े रहती है जब तक उसकी सांस पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। अब वो खुशी से उसकी सिक्कों वाली थैली निकाल लेती है, लेकिन तभी उस घुड़सवार के हेलमेट के अंदर से अजीब फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगती हैं। मॉर्विन डर जाती है और फैसला करती है कि वो हेलमेट अगली सुबह उतारेगी। अगले दिन एन यागो से मिलती है और स्वीकार करती है कि उसे अपने पापी विचारों के कारण अपराध बोध हो रहा है। उसे चर्च की उस माँ से ईर्ष्या होती है जिसके पास बच्चा है। वो भी एक बच्चा चाहती है और एक सुंदर हार भी। वो कहती है कि ये लालच उसे अंदर से डरा देता है। यागो कहता है कि अगर एन उसके साथ रहने लगे तो वो उसे ये सब दे सकता है, लेकिन एन उसे लालची कहकर टाल देती है।
फिर भी कुछ देर में दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ घंटों बाद एन घर लौटती है और मोरविन से कहती है कि अब वो यागो के साथ रहने वाली है। शुरू में मोरविन उसकी बात अनसुनी कर देती है, लेकिन जब एन बार बार समझाने लगती है और कहती है कि शेमस अब इस दुनिया में नहीं है, तो मोरविन अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसके बेटे का नाम अपनी जुबान पर ना लाए। फिर एन को बुरी तरह कोसने लगती है। वो कहती है कि एन पापिन है और एक दिन नर्क की आग में जलेगी। वो तो यहाँ तक कहती है कि जब नर्क के घुड़सवार उसे लेने आएंगे तो वो खुशी से उनका स्वागत करेगी। ये सुनकर एन डर जाती है और घर से भाग जाती है। आखिरकार वो यागो के घर पहुंचती है और यागो को गले लगाकर कहती है कि अब वो मोरविन को अपनी जिंदगी पर राज नहीं करने देगी। उस रात एन अचानक किसी आवाज से जाग जाती है। वो देखती है कि उसके सामने वही रहस्यमयी घुड़सवार खड़ा है। वो अपनी तलवार से उस पर हमला ही करने वाला होता है कि अचानक एन की नींद खुल जाती है। असल में वो सिर्फ एक डरावना सपना था। अगले दिन एन यागो को चर्च जाने के लिए मनाती है। चर्च में प्रार्थना के दौरान यागो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो बार बार जम्हाई लेता रहता है, लेकिन एन मास खत्म होने के बाद भी वहीं रुक जाती है और प्रार्थना करने लगती है। उसे याद आता है कि बचपन में एक दिन समुद्र किनारे खेलते समय शेमस ने यागो को मुक्का मार दिया था। यागो उसे कहता है कि अब घर चलना चाहिए, लेकिन एन कहती है कि वो थोड़ी देर और रुककर शेमस और मोरविन के लिए प्रार्थना करना चाहती है। ये सुनकर यागो चिढ़ जाता है। वो कहता है कि शेमस तो मर ही चुका है, कुछ सैनिकों ने उसे मार दिया था। ये सुनकर तुरंत एन उसे टोकती है, याद दिलाती है कि पहले उसने कहा था कि शेमस को चोरों ने मारा था। यागो जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने मारा। असल बात यह है कि कुछ लोगों ने उनके कैंप पर हमला किया और शेमस की जान चली गई। एन अब सच्चाई जानना चाहती है। वो यागो से साफ कहती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उससे हमेशा के लिए बात करना बंद कर देगी। यागो कुछ पल चुप रहता है, फिर आखिरकार सच बोलने का फैसला करता है। वो बताता है कि बचपन से ही वो एन से प्यार करता था, लेकिन जब एन की शादी शेमस से हो गई तब से उसके दिल में जलन भी थी। यागो कहता है कि युद्ध के दौरान शेमस पूरी तरह बदल गया था। पहले वो एक साधारण इंसान था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालच और महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। वो इतना बदल गया कि रास्ते में मिलने वाले लोगों को मारकर उनका पैसा और सामान लूटने लगा। यागो को याद आता है कि एक बार शेमस ने एक मरे हुए आदमी की लाश से फूल के निशान वाली सिक्कों की थैली उठा ली थी। एक रात जब यागो और शेमस सेना के कैंप से भागकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें वही रहस्यमय घुड़सवार मिला। शेमस बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी, तलवारें टकराने लगी और कुछ ही पल में शेमस ने उस घुड़सवार को घायल कर दिया। आखिरकार शेमस ने ठीक उसी तरह उसे छुरा घोंपा जैसे बाद में मोरविन ने किया था, लेकिन वो घाव भी उसे मारने के लिए काफी नहीं था। इसलिए शेमस ने बार बार उस पर हमला किया जब तक कि वो आदमी लगभग मर नहीं गया। फिर शेमस ने उसका हेलमेट उतार लिया और खुद पहन लिया। जैसे ही उसने हेलमेट पहना, उसे अचानक अजीब ताकत महसूस होने लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका सिर जोर जोर से दर्द करने लगा। वो चिल्लाने लगा और हेलमेट उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन हेलमेट उसके सिर से उतर ही नहीं रहा था। डर के मारे यागो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। उधर दूसरी तरफ मोरविन उस हेलमेट को अपने घर ले आई थी, लेकिन उसके मन में बार बार वही रात घूम रही थी। तभी सच सामने आता है। असल में उस हेलमेट के अंदर जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं बल्कि शेमस ही था। जब उसने उस रहस्यमय घुड़सवार को हराया था तब उसने उसका कवच पहन लिया था, लेकिन उस हेलमेट के श्राप ने उसके चेहरे को बुरी तरह जला दिया था। इसका मतलब साफ था, मोरविन ने जिस घुड़सवार को मारा था वो उसका अपना बेटा शेमस था। ये सच समझते ही मोरविन के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकलती है जिसमें हंसी और रोना दोनों मिला होता है। वो बार बार बड़बड़ाने लगती है, तुम मेरे पास वापस आ गए। उधर चर्च में यागो अपनी कहानी खत्म करता है और कहता है कि उसके पास उस समय कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन एन को अब सब समझ में आने लगता है। उसे लगता है कि मोरविन सही थी, यागो सच में हमेशा से एक जलन भरा लड़का ही रहा है। ये सोचकर वो बिना कुछ कहे चर्च से बाहर निकल जाती है, जबकि यागो उसे रोकने की कोशिश करता है। चर्च के बाहर एन की नजर जमीन पर पड़ी एक लाश पर जाती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो वही पादरी है जिसे उन्होंने पहले मार दिया था। उसकी गर्दन साफ साफ चाकू से कटी हुई दिखाई देती है। उसी समय एन को पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर देखती है और उसके सामने वही डरावना घुड़सवार खड़ा होता है। डर के मारे एन तुरंत भागने लगती है और सीधा अपने घर की तरफ दौड़ती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही घुड़सवार उसे ढूंढते हुए वहां भी आ जाता है। एन फिर से भागने की कोशिश करती है, तभी कोई उसका नाम पुकारता है। आवाज सुनकर वो रुक जाती है। घुड़सवार उससे कहता है कि वो उसके सिर से हेलमेट उतार दे। उस आवाज को सुनकर एन चौंक जाती है,
क्योंकि वो आवाज मोरविन की होती है। पहले तो एन को लगता है कि शायद मोरविन उसे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मोरविन दर्द से कराहते हुए कहती है कि हेलमेट के अंदर उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तब एन हेलमेट उतारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वो उसे खींचती है उसके दिमाग में डरावनी तस्वीरें आने लगती हैं, जैसे मोरविन आग में जल रही हो। हेलमेट किसी भी तरह उतरता ही नहीं। आखिरकार एन घर के अंदर से एक क्रॉस उठाती है और जोर से मोरविन के सिर पर मारती है। उस वार से हेलमेट टूट जाता है। टूटते ही मोरविन का चेहरा दिखाई देता है, जो भयानक जलने के निशानों से भरा हुआ होता है। मोरविन रोते हुए एन से माफी मांगती है और उससे दया करने की भीख मांगती है। एन उसे उठाकर खड़ा कर देती है, लेकिन जमीन पर पड़े हेलमेट के 2 टुकड़े अचानक फिर से जुड़ने लगते हैं। दोनों औरतें डर के मारे देखती हैं कि उस हेलमेट के अंदर से उन सभी लोगों की काली आत्माएं बाहर निकल रही हैं। डर कर दोनों घर के अंदर भाग जाती हैं। एन दरवाजे को भारी फर्नीचर से बंद कर देती है। कुछ ही देर में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। वे दोनों चुपचाप इंतजार करती हैं। जब आवाज बंद हो जाती है तब एन धीरे से दरवाजा खोलती है। बाहर जमीन पर वही हेलमेट पड़ा होता है। उसके अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही होती है। एन उसे उठाने लगती है, लेकिन मोरविन उसे रोकती है और कहती है कि ये हेलमेट श्रापित है। फिर भी एन कहती है कि उसे इससे डरने की जरूरत नहीं है। उसी समय मोरविन देखती है कि एन के सिर के चारों ओर एक चमकता हुआ घेरा दिखाई दे रहा है। अचानक मोरविन की आंखें चली जाती हैं। अगली सुबह यागो समुद्र किनारे एन को ढूंढ लेता है। वो फिर से कहता है कि वो एन को चाहता है, लेकिन एन शांत आवाज में जवाब देती है कि वो किसी की संपत्ति नहीं है। यागो गुस्से में कहता है कि एन हमेशा राक्षसों और श्राप की बातें करती रहती है, जबकि असली दर्द वो नहीं दे रहा। ये सुनकर एन नाराज होकर वहां से चली जाती है। पीछे से यागो उसे गालियां देता रहता है। कुछ समय बाद एन घर लौटती है और मोरविन के लिए चाय बनाती है, लेकिन अब साफ दिखाई देता है कि घर की असली जिम्मेदारी एन ने अपने हाथ में ले ली है। बाद में एन जंगल में जाती है। वो एक पुराने संदूक को खोलती है। उसके अंदर वही रहस्यमय हेलमेट रखा होता है। एन उसे धीरे से उठाती है और उसके अंदर से आती हुई फुसफुसाहट को ध्यान से सुनने लगती है। यही इस कहानी का अंत हो जाता है।